नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं सजल जैन। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया है। आइए जानते हैं किसकी हुई है बात चार्टेड अकाउंटेंट संकेत भंडारी जी के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। थैंक यू। सर, पूरे बजट में बार बार किसान, युवा, महिला और गरीब की बात कही गई है। सर, आपको क्या लगता है ये बजट इन सभी वर्गों के लिए कितना किफ़ायती है? क्या वास्तव में इस बजट से उनको फ़ायदा होगा? ज़रूर। देखिए, बजट जो एक्टिविटी है ये मैक्रो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। इससे किसी इंडिविजुअल का फ़ायदा हम नहीं देख सकते हैं, एक पूरे वर्ग का फ़ायदा इसमें होता है। और जो पिछले 5-7 सालों से जो बजट आ रहा है उसके अंदर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर स्ट्रेस किया गया है। जो मेजर फंड है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर दिया गया है, जिसके कारण से ये महिलाओं को और गरीब वर्ग को और जो पिछड़ा वर्ग है उसको ऑटोमेटिकली इनडायरेक्ट फ़ायदा मिलता ही है। सर, मतलब महिलाओं के लिए ऐसा कह रहे हैं कि हम फैक्ट्रियों के पास में उनके लिए हॉस्टल्स बना देंगे ताकि उनको भी रहने में फ़ायदा हो सके। तो सर, इससे कितना फ़ायदा होगा महिला को? ज़रूर। आज पूरे देश में महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। अगर हम आज से 10-20-25 साल पहले की बात करें तो महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है बिजनेस के अंदर या जॉब के अंदर वो बहुत पुअर रहा है, जिसकी वजह से भारत की जो विकसित होने की जो यात्रा है वो धीमी हो गई थी। किंतु आज देखिए कि आज मेरा इंटरव्यू भी आप एक महिला ले रही हैं। तो ऐसे महिलाएं जो है वो जब निकल के बाहर आएंगी और महिलाओं को जब प्रोत्साहन मिलेगा जॉब में, बिजनेस में, सभी जगह, तो वहां पर आप समझिए कि इस देश की इकोनॉमी बहुत फास्ट ग्रोथ कर सकती है। युवा की सर, जैसे कि 5,000 इनकी स्कॉलरशिप की बात की जी। जा रही है कि जब वो फर्स्ट टाइम इंटर्न होंगे तो 5,000 कंपनीज में उनको रखा जाएगा। 1,000 करोड़ युवाओं की बात की जा रही है कि 5,000 अलग अलग कंपनियों में उन्हें रखा जाएगा और सरकार अपनी तरफ से उन्हें इंटर्नशिप के लिए पेमेंट भी पे करेगी, जिसमें 5,000 की राशि रखी गई है। सर, क्या इससे एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ पाएगा? जरूर। जैसे मध्य प्रदेश में हम देखें तो यहाँ पर स्काई योजना है जिसके अंदर इंटर्नशिप दी जा रही है और इंटर्नशिप के दौरान जो है उनको एक स्टाइपेंड जो देना है वो स्टाइपेंड जो है गवर्नमेंट की तरफ से इनडायरेक्टली उन तक पहुँच रहा है, क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको वो योजना का लाभ मिल रहा है। और जब वो इंटर्न अब नौकरी करना चाहेंगे तो हर व्यक्ति सरकार की तरफ मुंह उठा के देखता है अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, जो कि आज की तारीख में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर प्राइवेट जो सेक्टर है वो भी उससे ज़्यादा, एमएसएमई की अगर हम बात करें तो एमएसएमई सबसे ज़्यादा रोजगार आज उपलब्ध करा रहे हैं। तो जो योजना है सरकार की कि जिसमें जो शिक्षित युवा है हमारा या जो हमारी शिक्षित महिलाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब कर सकें और जॉब भी उनको प्राइवेट सेक्टर में मिले, जिसमें गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन भी ना रहे, एज वेल एज उनको उनके एरिया में ही काम मिल सके। तो ये योजनाएं जो आ रही हैं ये डेफिनेटली जो स्टाइपेंड वाली बात है ये बहुत ज़्यादा कारगर रहेगी और बहुत ज़्यादा युवाओं को इससे रोजगार मिलेगा। सर, अभी आपने एमएसएमई शब्द का प्रयोग किया। सर, पूरे बजट में भी बार बार एमएसएमई की चर्चा की गई है। सर, क्या है एमएसएमई? देखिए, एमएसएमई इज अ बस फॉर द डे। आज की तारीख में अगर भारत को विकसित होना है और 5 ट्रिलियन से लेके 15 ट्रिलियन इकोनॉमी तक जाना है तो सिर्फ और सिर्फ आज की तारीख में एमएसएमई ही वो ताकत है जो आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, कुटीर उद्योग जो होते हैं वो अनऑर्गेनाइज होते हैं। लार्ज इंडस्ट्रीज जो हैं वो एक लेवल तक ग्रो करती हैं। लार्ज लेवल की इंडस्ट्रीज जो हैं वो एक लेवल से ज़्यादा ग्रोथ नहीं दे सकती किसी भी इकोनॉमी को। आप पूरे वर्ल्ड में उठा के देख लीजिए। तो यहाँ पर हिंदुस्तान में पिछले 5 सालों में एमएसएमई को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। रीजन बीइंग कि 24% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पूरे भारतवर्ष का एमएसएमई से आता है। और अगर एमएसएमई ग्रो कर जाएगी तो वहां पर आपको रोजगार देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो बेरोजगार युवा है वो खुद एमएसएमई बनेगा और दूसरों को भी रोजगार देगा। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो सरकार चलाती है, एमएसएमई, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर के थ्रू, और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। अलग अलग विभाग हैं जो इन योजनाओं को चलाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, पीएमईजीपी योजना, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, उसके अंदर एक व्यक्ति को सब्सिडी दी जाती है और उसके साथ में 20 युवाओं को रोजगार मिलता है। तो आप समझिए कि एक व्यक्ति को सब्सिडी देने से 20 बेरोजगारों को रोजगार मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। स्काई योजना के अंदर आप जितने ज़्यादा आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेनी को रखेंगे और ट्रेनी को फिर एम्प्लॉयमेंट देंगे तो उसकी अपने आप में अलग सब्सिडी दी जाती है। तो ये जो एमएसएमई है, एमएसएमई आज की तारीख में बज़ है और इसी के बेसिस पे हम बहुत आगे बढ़ पाएंगे। सर, कहा जा रहा है कि इस बार भी इस बजट से मिडिल क्लास को कोई फायदा नहीं है। सर, आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में ये बजट भी मिडिल क्लास के लिए नहीं बना है?
देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मिडिल क्लास की डेफिनेशन क्या है, मिडिल क्लास है कौन। यहाँ पर हायर मिडिल क्लास, हायर क्लास, लोअर मिडिल क्लास सब अपने आप को मिडिल क्लास कह रहा है। तो यहाँ हमें समझना पड़ेगा कि अगर मिडिल क्लास हम वो समझते हैं कि जिसकी 5 से 10 लाख रुपए की इनकम है, तो डेफिनेटली 7 लाख रुपए तक टैक्स को माफ कर दिया गया है। 87A के अंदर भी छूट दी गई है, एक पर्टिकुलर सेक्शन है जिसके अंदर 7,500 रुपये, 12,500 रुपये तक का फायदा दिया गया है। तो इस तरह का अगर फायदा यदि उसको एक साल में किसी व्यक्ति को 10,000 रुपये, 12,000 रुपये का फायदा दिया गया है, तो 1,000 रुपये महीने का उसको फायदा दिया गया है। तो ये मिडिल क्लास के लिए पर्याप्त तो नहीं कह सकते, पर डेफिनेटली वो दिया गया है। और कोई डायरेक्ट फायदा ऐसे नहीं दिया जा सकता किसी भी क्लास को। तो आप देखिए, आपने पढ़ा होगा कि मोबाइल सस्ते हो गए हैं, मोबाइल चार्जर सस्ते हो गए हैं, बहुत सारी ऐसी आर्टिकल्स जो सस्ते हो गए हैं, क्योंकि आज मोबाइल जो है वो लग्जरी नहीं हो गया है, नेसेसिटी हो गया है। 10 से 20,000 रुपए का मोबाइल एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी यूज करता है। अगर वो सस्ता हुआ है, अगर उसके अंदर 1,000 रुपये या 2,000 रुपये सस्ता हो, तो डेफिनेटली उसको सस्ता कहीं ना कहीं करके दिया गया है, तो वो फायदा दिया गया है। डायरेक्टली तो आपको कोई फायदा ऐसा देते नहीं है। दूसरी बात, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा दिया जा रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जब पैसा दिया जाता है, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पैसा है, वो डेवलपमेंट का पैसा ऑटोमेटिकली जो नौकरीशुदा जो मिडिल क्लास है उनके पास ही आने वाला है। ज्यादा नौकरियां बढ़ेंगी, लेबर के पास काम बढ़ेगा, और भी जो अलाइड एक्टिविटीज है उनके लिए काम बढ़ता है। तो डेफिनेटली ये मिडिल क्लास के लिए भी फायदेमंद है। सिर्फ बोल देना कि मिडिल क्लास को फायदा नहीं हो रहा है, उससे काम नहीं चलने वाला इस बार। सर, अब हम टैक्स को समझना चाहेंगे। सर, हमारे यहाँ दो प्रकार के टैक्स चलते हैं, एक ओल्ड और एक न्यू। सर, आप क्या सोचते हैं कौन सा मिडिल क्लास के लिए ज्यादा किफायती होगा, और सर न्यू टैक्स रिजीम में किस प्रकार से सरकार ने बदलाव किए? देखिए, ये जो ओल्ड टैक्स रिजीम है और न्यू टैक्स रिजीम है, ये दोनों पिछले सालों से चले आ रहे हैं, इस बार कोई नई बात नहीं है। ये जो ओल्ड टैक्स रिजीम फायदेमंद है या नहीं फायदेमंद है, इसको देखने के लिए आपको हर एक इंडिविजुअल तक देखना पड़ेगा। ऐसा देखिए कि आप जिसके पास सेविंग्स है, जिसके बच्चों की ट्यूशन फीस है, जिसके पास होम लोन है, जो LIC में पैसा डाल रहा है, जो म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहा है, उसके पास डिडक्शंस अवेलेबल है, जो मेडिक्लेम करवा रहा है उसके पास डिडक्शन अवेलेबल है। पर उस केस में ओल्ड रिजीम फायदेमंद है, क्योंकि उसके पास 80C, सेक्शन 80C की डिडक्शंस अवेलेबल हैं। बट अगर मान लीजिए उसके पास सेविंग्स नहीं है और मेडिक्लेम कम है, या इंश्योरेंस कम है, या उनके बच्चे ही नहीं है, या बच्चे इतने बड़े हो गए कि उनकी ट्यूशन फीस नहीं है, स्कूल फीस नहीं है, तो उस केस में उनके लिए न्यू रिजीम फायदेमंद है। तो हर इंडिविजुअल के केस में आपको देखना पड़ेगा कि ओल्ड रिजीम फायदेमंद है या न्यू रिजीम फायदेमंद है। ये एक ऑप्शन दिया है टैक्स पेयर को कि जहां आपको फायदा पड़ रहा है आप उस रिजीम में चले जाइए, बट बाय डिफॉल्ट आप न्यू रिजीम में रहने वाले हैं। अगर आपको ओल्ड रिजीम में जाना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्म भरना होता है, जो कि जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट ही भरते हैं, इंडिविजुअल को नहीं भरना होता है। सर, इस बार हमने फिजिकल डेफिशिएट को भी कम करने की कोशिश की है। सर कहते हैं कि सरकार का बोरोइंग इतना बढ़ता जा रहा है कि इस वजह से सरकार कुछ भी ज़्यादा डेवलपमेंट पर फोकस नहीं कर पा रही है। सर, फिजिकल डेफिशिएट को कैसे सरकार कम कर सकती है? देखिए, जो फिस्कल डेफिसिट है, वो फिस्कल डेफिसिट कम करना अलग बात है, पर फिस्कल डेफिसिट बहुत जरूरी है, जैसे कि इन्फ्लेशन जरूरी है। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इकोनॉमी नहीं चल सकती है, उसमें समस्याएं आएंगी। जैसा आप देखते हैं पाकिस्तान में समस्या आ रही है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, बट एक थोड़ा इन्फ्लेशन होना बहुत जरूरी है। रीजन बीइंग कि यदि मान लीजिए इन्फ्लेशन नहीं है, फिस्कल डेफिसिट नहीं है, तो इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फिस्कल डेफिसिट रहे। फिस्कल डेफिसिट नहीं होगा तो समस्या होगी। फिस्कल डेफिसिट को कई लोग जो नहीं समझते, वो नेगेटिव सेंस में देखते हैं कि ये डेफिसिट है, गवर्नमेंट जो है वो कमजोर है, इस पार्ट पे खर्चा ज्यादा हो रहा है। नहीं, गवर्नमेंट का काम ही यही है कि वो खर्चा ज्यादा करे और इनकम कम करे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए, बट एक मॉडरेट लेवल पे होना चाहिए। सर, कह रहे हैं कि महंगाई के ज़माने में सर ये जो बजट है ये महंगाई को और बढ़ा देगा। सर, क्या महंगाई कम होगी, क्या महंगाई बढ़ेगी? देखिए, महंगाई एज सच मुझे नहीं लगता है कि कहीं बढ़ रही। जो मेरा एनालिसिस है और जो एक्सपर्ट्स को सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उस केस में आप देखिए कि यहाँ पर कोई महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रही है। जो आप देखेंगे कि जो रिफॉर्म्स इस बार लेके आए गए हैं, जो लैंड को लेकर रिफॉर्म्स लेके आए हैं, इंडेक्सेशन हटा दिया है और वहां पर रेट ऑफ टैक्स कम किया गया है, उस केस में आप ये नहीं कह सकते कि महंगाई बढ़ रही है। यहां पर सोने के ऊपर आप देखेंगे सोना सस्ता गया है। आम आदमी शादी ब्याह के दौरान उनकी बेटी की शादी में सोना खरीदता है, चांदी खरीदता है, उसको सस्ता किया गया है। और उसका एक दूसरा इफेक्ट भी है
कि ये जो टैक्सेस कम किए गए हैं, कस्टम ड्यूटी कम की गई है सोने के ऊपर, उससे स्मगलिंग जो है वो कम होगा और जो हमारे यहाँ बाहर से जो सोना आ रहा है इलीगल तरीके से वो कम हो जाएगा, क्योंकि अगर लीगल रूट से लेके आ रहे हैं तो उसका रेट तो वैसे ही कम है। तो उस केस में कोई भी इस तरह के खर्चे या रिस्क नहीं लेगा स्मगल करके वहां से लाने के लिए, और डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फायदा होगा। जो गलत लोग हैं उनके पास से सोने की बिक्री कम होगी और सही चैनल से सोने की बिक्री बढ़ेगी। सर, बेरोजगारी पर आखिरी प्रश्न रहेगा। सर, हमारा बेरोजगारी दर बहुत बढ़ता जा रहा है। सर, इस पर सरकार ने कितना काम किया है? क्या ये बजट उनके लिए किफायती होगा? क्या सही में बेरोजगारी दर कम हो पाएगा? जरूर, रोजगार और बेरोजगारी पे बहुत ज्यादा डिबेट्स होती हैं, बातें होती हैं, पर उसको समझने का प्रयास कोई नहीं करता है। आप समझिए कि रोजगार देना गवर्नमेंट का सिर्फ एकमात्र काम नहीं है। गवर्नमेंट को पूरे देश को चलाना है, साथ ही साथ रोजगार भी देने हैं। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जमाना है। आज की तारीख में अगर गवर्नमेंट जॉब है तो उसके साथ में ही प्राइवेट जॉब्स भी उतनी बढ़ रही हैं। यहां पर गवर्नमेंट ने युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए बहुत सारी रोजगार अपॉर्चुनिटीज दी है। उन्होंने ये बताया है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड बनिए, आप सेल्फ बिजनेस अपना चालू कीजिए, और जब आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं, छोटे छोटे बिजनेस आप चालू करते हैं, तो आप खुद तो बेरोजगारी से बाहर आते हैं, रोजगार मिलता है, साथ ही साथ कुछ 2 से 10, 20, 50 लोगों को आप रोजगार देते हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोजगार प्रस्तुत कर रही है। एमएसएमई को बढ़ा करके भी रोजगार बढ़ा रही है। तो मतलब सर, ये कुल मिलाकर जो ये बजट था ये सभी के लिए किफायती रहा है? डेफिनेटली ये बजट एक बहुत अच्छा बजट है। कुछ कमियां हैं जिसको दूर करने के लिए जब इस तरह की डिबेट्स हम करेंगे तो वो कमियां गवर्नमेंट तक पहुंचेगी और उनको दूर किया जाएगा। इनकम टैक्स में भी कुछ कुछ खामियां यहां पर आई हैं, उन खामियों को भी दूर किया जाएगा, बहुत जरूरी है। तो किस प्रकार की खामियां आपने देखी? देखिए, कुछ रेट ऑफ टैक्सेस को लेकर के आपने एसटीटी लगा दिया। दूसरा, 23 जुलाई एक ऐसी डेट दी गई है कि उस दिन तक यदि आपने प्रॉपर्टी बेच दी थी 22 जुलाई तक, तो उसमें इंडेक्सेशन का भी फायदा मिलेगा और साथ में आपको टैक्सेस 20% लगेंगे। 23 जुलाई के बाद यदि आप बेचते हैं तो उसके अंदर इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलेगा और टैक्स 12.5% लगेगा। पर आप समझिए कि किसी ने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, अपनी जमीन का जॉइंट एग्रीमेंट किसी के साथ कर लिया। मान लीजिए कोई कॉलोनाइजर है, आपकी एक बड़ी जमीन थी, आप किसान हैं और आपने जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट कर लिया, तो टैक्स आज नहीं लग रहा है, बट उस पर इंडेक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, इसको लेकर के एम्बिग्यूटी बनी हुई है। तो ऐसे बहुत सारे नियम कायदे आए हैं जिसके ऊपर डिबेट्स होंगी, क्लैरिफिकेशंस आएंगे। टीडीएस की रेट में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। पार्टनरशिप के ऊपर जो सैलरी दी जाती है उसके ऊपर टीडीएस लाया गया जिसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो डिबेट से निकल के आएंगी और उसके ऊपर टैक्सेस पे मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इस तरह की चीजें क्लियर करनी चाहिए। सर, हम शेयर मार्केट भी डाउन देख रहे हैं। तो सर, जैसा कि देखा कि निर्मला सीतारमन की स्पीच के दौरान ही शेयर मार्केट डाउन चला गया, तो सर ये किस लिए हो रहा है? देखिए, शेयर मार्केट जितना डाउन गया था उतना ही रिकवर भी हुआ सेम डे में। तो आप ये नहीं कह सकते कि स्पीच को लेकर के शेयर मार्केट डाउन हो गया या अप हो गया। एक्चुअली शेयर मार्केट में क्या होता है कि जब कोई अप्रत्याशित ना हो तब तक शेयर मार्केट ऊपर नहीं जाता है या नीचे नहीं आता है। तो जो एक्सपेक्टेड है उससे कुछ अलग होगा तो शेयर मार्केट ऊपर जाएगा। पहले, आज से 10-20 साल पहले जब बजट आता था, पंखा सस्ता, सिगरेट महंगी, इस तरह की बातें हुआ करती थी। आज की तारीख में इस तरह की कोई चीज बजट में आती नहीं है, प्योरली मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर हो गया है ये। तो यहां पर जो शेयर मार्केट है, वो शेयर मार्केट जो डिफाइन हो रहा है, जितना उसने लॉस किया था हाथों हाथ उसी दिन सेम डे फ्लैट होकर रिकवर हुआ है। तो कहीं भी हम सरकार के ऊपर ये आरोप नहीं लगा सकते कि ये बजट एक फेलियर बजट है जिसकी वजह से शेयर मार्केट डाउन हो गया। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि शेयर मार्केट कभी भी इमीडिएट इफेक्ट से बढ़ता है कम नहीं होता है। किसी को ऑर्डर मिला तो एक्सपेक्टेशन में उसका रेट इमीडिएटली बढ़ जाता है। 3 महीने बाद, वो 6 महीने बाद, साल भर बाद वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, उसका प्रॉफिट आने वाला है। पर शेयर मार्केट आज ही बढ़ जाता है। किसी को ऑर्डर नहीं मिला, आज ही शेयर मार्केट डाउन हो जाता है, उसका प्रॉफिट लॉस तो 6 महीने बाद आने वाला है, साल भर बाद आने वाला है। तो जो शेयर मार्केट है वो इमीडिएट कभी भी ऐसा कोई इफेक्ट नहीं देता है और इस बार भी मुझे नहीं लगता है कि कोई इफेक्ट दिया है। हाँ, ये जरूर है कि जो डेली ट्रेडिंग करते हैं उनको एक फायदे का सौदा जरूर मिला है कि शॉर्ट जिन्होंने किए थे वो फायदे में थे, जिन्होंने अगर मान लीजिए शॉर्ट नहीं किया तो फायदे में थे। ये 1-2 दिन का ट्रेडिंग का मामला है, पर ओवरऑल शेयर मार्केट पे ऐसा कोई मुझे नहीं लगता है कि असर पड़ा है।
सर लेकिन सरकार पर यह आरोप लग रहे हैं कि मतलब जैसे कहते हैं ना, बिहार और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों को अधिक फंड मिला है, वहीं जहां उनकी सरकार थी जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, वहां का बजट कम अलोकेट हुआ है। सर इस पर आप क्या कहें? ये बात एनालिसिस होना चाहिए जरूर से कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन वाली पॉलिसी जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन का स्टेट्स के बीच में कि बिहार और आंध्र प्रदेश को ज्यादा पैसा दे दिया गया है, हालांकि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें बीजेपी जीत के आई है, और भी अन्य ऐसे कोई राज्य हैं जिनके ऊपर समझिए कि बजट ज़्यादा दे देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, और यहाँ नहीं दिया है। बिहार के ऊपर तो देखिए, बिहार में डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो शायद इसलिए दिया होगा। आंध्र प्रदेश के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर बिहार को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की आवश्यकता है। तो हो सकता है कि सरकार ये चाहती हो कि मेन स्ट्रीम में सारे राज्य एक साथ खड़े हों और कोई अविकसित या विकसित राज्य का इस तरह से दर्जा न मिले, तो ये भी एक कारण हो सकता है। अब ये तो जो सरकार है उन्होंने अपने मन से क्या सोचा होगा ये मैं नहीं बता सकता, पर मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि मध्य प्रदेश को जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि हमने 29 की 29 सीटें, एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने ये जीत करके दी है उनको सीटें, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बजट एलोकेशन होना चाहिए। तो हमारे साथ थे समकित भंडारी जी, जिन्होंने आसान भाषा में हमें समझाया कि बजट वास्तव में मिडिल क्लास के लिए सहायक था या नहीं था। ऐसी ही चर्चाओं में बने रहने के लिए देखते रहिए साधना न्यूज़।